हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइब्रेरी साइंस। एक बार फिर से आप सभी का ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइब्रेरी साइंस में जोरदार स्वागत है दोस्तों। मैं आपका दोस्त सुमेर सिंह गछावा, पुस्तकालय अध्यक्ष, आज की स्पेशल क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं दोस्तों। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि राजस्थान के अंदर 247 लगभग 247 पदों पर राजस्थान कॉलेज लाइब्रेरियन का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। तो आप सभी से मैं ये निवेदन कहना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इस जो है एप्लीकेशन फॉर्म को भर दीजिए, क्योंकि इसके अंदर जो क्वालिफिकेशन है, जो एमलिप कंप्लीट होनी चाहिए या फिर यूजीसी नेट आपका पास होना जरूरी है। तो यूजीसी नेट पास होना और एमलिप जो है कंप्लीट करना वो आपको इंटरव्यू के समय चाहिएगा। और जैसा कि आपको पता है कि राजस्थान में जिस तरीके से भर्तियों का आयोजन होता है, तो कम से कम ये मान लीजिए कि आपको जनवरी 2025 से पहले आपका इंटरव्यू नहीं होना है। इस साल तो मुझे नहीं लग रहा है कि कोई एग्जाम हो सकता है। अगले साल अगर मान लो एग्जाम होता है तो 3 रिटन एग्जाम होंगे, फिर इनका रिजल्ट आएगा। तो ऑब्वियसली आपका जो इंटरव्यू है जनवरी 2025 में होने की संभावना है। उससे पहले कम से कम 3 बार नेट एग्जाम होगा और हो सकता है कि एक सेट एग्जाम भी हो सकता है। तो आपके पास 4 मौके हैं, इसलिए इस मौका जो है आपको आगे मिलेगा। इसलिए जो भी विद्यार्थी जिसकी एमलिप चल रही है वो फार्म जरूर लगाइए दोस्तों। जिसको लगता है कि मेरा एमलिप में एडमिशन हो गया है, वो आप जरूर इस एप्लीकेशन के फॉर्म को जरूर भर दीजिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। आज हम जो राजस्थान लाइब्रेरियन का जो सिलेबस आया है, जिसके अंदर 3 पेपर होंगे, लेकिन आज हम पेपर 1 जो सब्जेक्ट से संबंधित है उसको आज पूर्ण रूप से हम सिलेबस को एनालिसिस करेंगे दोस्तों। तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, एक पॉजिटिव कमेंट जरूर दीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आने वाले समय में आपको लाइब्रेरी साइंस की हर छोटी मोटी अपडेट आपको मिलती रहेगी दोस्तों। और पिछले मैं 14-15 महीने से इस डिजिटल प्लेटफॉर्म हूँ और आप लोगों ने मुझे इतना प्रेम और स्नेह दिया है, उसके लिए मैं तहे दिल से आपको धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूँ दोस्तों। और जो विद्यार्थी नए हैं लाइब्रेरी साइंस में, या फिर कह सकते हैं कि अभी उन्होंने कंपटीशन एग्जाम की तैयारी की है, उन सभी लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप हमारा ये जो टेलीग्राम चैनल है, इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए दोस्तों, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है। क्योंकि टेलीग्राम जो है चैनल से जुड़ने के बाद हर छोटी मोटी जो अपडेट है लाइब्रेरी साइंस की, इस टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आपको मिल जाएगी दोस्तों। OSI फॉर लाइब्रेरी साइंस। और अगर आपको मेरे से बात करनी है, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम, किसी प्रकार का कोई डाउट, किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन अगर आपको है, तो आप इस नंबर पे कभी भी कॉल कर सकते हैं दोस्तों। जो विद्यार्थी नए हैं, तो आप सभी से है कि प्ले स्टोर में जाकर आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए, ऑनलाइन स्कूल इंडिया, और इसके अंदर कुछ फ्री कंटेंट दिया हुआ है। तो आप फ्री कंटेंट को जरूर देखिए, लेकिन फ्री कंटेंट को देखने से पहले आपके पास आपका सिलेबस होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों। सबसे पहले सिलेबस एनालिसिस हम शुरू करेंगे, उससे पहले 2 मिनट में आपको थोड़ा सा अपने कॉलेज लाइब्रेरियन, राजस्थान कॉलेज लाइब्रेरियन का जो एग्ज़ाम पैटर्न है, उस एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में थोड़ा सा मैं आपके साथ एनालिसिस करना चाहता हूं दोस्तों। पहली चीज़ तो ये ध्यान रखना कि इसमें जो आपका पेपर 1 होगा, ठीक है ना, वो पेपर 1 होगा आपका लाइब्रेरी साइंस का। क्या होगा दोस्तों? लाइब्रेरी साइंस का होगा, जिसके अंदर क्वेश्चन कितने होंगे और मार्क्स कितना होगा मैं बता देता हूँ। इसमें क्वेश्चन होंगे आपके 150 और मार्क्स होगा आपके 75। मतलब एक सवाल जो आधे नंबर का रहेगा। ठीक है, पहले पेपर में 150 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन आपके जो मार्क्स कितने रहेंगे? 75। मतलब एक सवाल आधे नंबर का होगा। फिर उसके बाद जो होगा पेपर 2, ठीक है ना, उसके बाद होगा पेपर 2, वो होगा आपके सब्जेक्ट का LIS लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस का। इसमें भी आपके 150 क्वेश्चन होंगे और मार्क्स होगा आपके जो है 75 नंबर का। ठीक है ना भाई, इसमें भी एक सवाल आधे नंबर का रहेगा। ठीक है ना भाई।
तीसरा जो पेपर होगा, थर्ड पेपर, ठीक है ना भाई, पेपर जो थर्ड होगा वो होगा आपके राजस्थान जीके का। क्या होगा दोस्तों? राजस्थान जीके का। इसमें क्वेश्चन कितने होंगे दोस्तों? 100 होंगे, लेकिन आपके मार्क्स कितने होंगे भाई? 50 होंगे। मतलब एक सवाल आपका कितना होगा? आधे नंबर का होगा। तो ध्यान रखना आपके टोटल, तो टोटल आपके 150, 150, 300 और 400, टोटल आपके तीनों पेपर में 400 क्वेश्चन होंगे और मार्क्स हो जाएगा आपके 200। कितने मार्क्स का होगा दोस्तों? 200 मार्क्स का होगा। तो कहने का मतलब आपका जो एग्जाम पैटर्न है, तो रिटर्न, ठीक है ना भाई, तो रिटर्न में आपको ध्यान रखना है, रिटर्न होगा आपके 200 मार्क्स का। कितने मार्क्स का होगा? 200 मार्क्स का होगा। और आपका उसमें जो होगा इंटरव्यू, क्या होगा? इंटरव्यू, इंटरव्यू होगा आपके 20 मार्क्स का। कितने मार्क्स का? 20 मार्क्स का। तो टोटल कितने हो गए? तो टोटल हो गया आपके 220। कितने हो गए दोस्तों? 220 हो गया, ध्यान रखना। तो आपकी जो मेरिट है वो मेरिट बनेगी आपके 220 में से। कितनी मेरिट बनेगी? 220 में से मेरिट बनेगी। और एक सवाल बहुत सारे विद्यार्थी कह रहे हैं कि सर प्रत्येक पेपर में 40% लाना अनिवार्य है क्या? बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं कि सर 40% अंक लाना अनिवार्य है क्या? तो मैं ये कहता हूं दोस्तों कि 40% प्रत्येक पेपर में जो है अंक लाना अनिवार्य नहीं है, ध्यान रखना। बाकी जैसे अधीनस्थ बोर्ड जो भी एग्जाम करवाता है, जैसे पिछली बार 2022 के अंदर जो पेपर हुआ था, ठीक है ना, 22 के अंदर जो पेपर हुआ था राजस्थान ग्रेड 3 का, तो उसमें 460 पोस्टें थी। तो वहां पर आपको दोनों पेपर में 40% लाना अनिवार्य था, लेकिन राजस्थान कॉलेज लाइब्रेरियन के अंदर आपको किसी प्रकार का 40% प्रत्येक पेपर में लाना किसी प्रकार का अनिवार्य नहीं है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो आपको 40% वाली जो ये बंदिश है ये यहाँ पर राजस्थान कॉलेज लाइब्रेरियन में आपका नहीं रहेगी। और दूसरा ये है कि नेगेटिव मार्किंग रहेगी क्या? बिल्कुल आपके ध्यान रखना है, नेगेटिव मार्किंग रहेगी दोस्तों। तो नेगेटिव मार्किंग रहेगी आपके 1/3। 1/3 का मतलब होता है 0.33। तो 0.33 जो है वो आपके क्या रहेगी दोस्तों? नेगेटिव मार्किंग रहेगी। तो मैंने कहा आज हम सिलेबस एनालिसिस करें, उससे पहले थोड़ा सा आपका एग्जाम पैटर्न क्लियर हो जाएगा तो आपको आसानी हो जाएगी दोस्तों। अब एक सवाल ये आता है कि बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं सर क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, क्वालिफिकेशन क्या रहेगी? तो मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, पहले तो इसकी क्वालिफिकेशन क्या रहेगी। इसकी जो क्वालिफिकेशन है MLS प्लस, या तो नेट क्लियर होनी चाहिए या फिर आपको सेट क्लियर होनी चाहिए, ठीक है ना भाई। नेट और सेट, MLS भी क्लियर होनी चाहिए। तो अगर आपके पास MLS प्लस नेट या सेट क्लियर है तो आप इसमें एलिजिबल हो जाओगे। लेकिन ध्यान रखना है, चाहे वो MLS कर रहा है चाहे UGC नेट की तैयारी कर रहा है, अगर दोनों अपीयरिंग है, ध्यान रखना दोनों अपीयरिंग है, फिर भी वो फॉर्म भर सकता है। तो अपीयरिंग वाले भी फॉर्म भर सकते हैं दोस्तों, भर सकते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो जो विद्यार्थी अभी वर्तमान में जिसका MLS चल रहा है या जो अभी नेट की तैयारी कर रहे हैं, उन तमाम विद्यार्थियों को मैं कहना चाहता हूं कि जल्दी से आप अपना फॉर्म भर दीजिए दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्म भर दीजिए, क्योंकि इस वैकेंसी का कोई भरोसा नहीं है कि ये वैकेंसी कब पूरी होगी। हमने एक नॉर्मली एक आइडिया लगाया है कि जिस तरीके से भर्ती का जो आयोजन होता है, क्योंकि मैं भी 2018 वाली भर्ती में सेलेक्टेड हूँ, राजस्थान के अंदर आई थी। तो राजस्थान के अंदर मई 2018 के अंदर भर्ती आई थी और ज्वाइनिंग मिली थी 2021 के अंदर, ठीक है ना। तो ज्वाइनिंग हमें मिली करीबन 3.5 साल बाद ज्वाइनिंग मिली है। तो 18 में आई थी, तो मई 18 से मई 19 1 साल, मई 19 से मई 20 2 साल, मई 20 से मई 21 3 साल और सितंबर के अंदर ज्वाइनिंग मिली। करीबन 3.5 साल बाद राजस्थान लाइब्रेरियन ग्रेड 3 2018 की बात कर रहा हूँ जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था, तो 3.5 साल बाद ज्वाइनिंग मिली थी। इसलिए जो विद्यार्थी MLS अपीयरिंग है या जो UGC नेट अपीयरिंग है, उन तमाम विद्यार्थियों से कहना चाहता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्म भर सकते हैं, ताकि
क्योंकि क्या पता आपके पास जो है आगे मौका मिल जाएगा नेट क्लियर करने का, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेशन फॉर्म भर दीजिए। और दूसरा सवाल है ये GAR, ठीक है ना भाई, GAR ध्यान रखना, गुड एकेडमिक रिकॉर्ड, ठीक है ना, गुड एकेडमिक रिकॉर्ड्स, ठीक है। तो ये गुड एकेडमिक रिकॉर्ड को लेकर जो है बहुत ज़्यादा विद्यार्थी कंफ्यूजन है। देखिए गुड एकेडमिक रिकॉर्ड में आपको बता रहा हूँ फिर से, आपको कुछ समय के बाद एक पॉजिटिव न्यूज मिल सकती है, और ये जो गुड एकेडमिक जो रिकॉर्ड है, इस गुड एकेडमिक रिकॉर्ड में जल्द परिवर्तन होने वाला है, ध्यान रखना, जल्द परिवर्तन हो सकता है। इसलिए आपको गुड एकेडमिक रिकॉर्ड की चिंता छोड़िए और तुरंत प्रभाव से आप फॉर्म भर दीजिए, क्योंकि इसके अंदर फॉर्म की जो लास्ट डेट है, आपके फॉर्म की जो लास्ट डेट है, वो लास्ट डेट है दोस्तों 5 अक्टूबर। कितनी है दोस्तों? 5 अक्टूबर आपकी क्या है दोस्तों लास्ट डेट है। इसलिए तुरंत प्रभाव से आप एप्लीकेशन का फॉर्म भर दीजिए। जिस विद्यार्थी की जिन्होंने अभी MLIS में एडमिशन लिया है वो भी फॉर्म को भर सकता है, जिन्होंने अभी नेट का एग्जाम देंगे वो भी फॉर्म भर सकता है। तो क्योंकि ये जो है ये MLIS और नेट पूर्ण रूप से क्लियर होनी चाहिए, पूर्ण रूप से क्लियर होनी चाहिए कब भाई? इंटरव्यू के टाइम, ध्यान रखना, कब टाइम? इंटरव्यू के समय, ध्यान रखना। तो इंटरव्यू से पहले, ठीक है ना भाई, इंटरव्यू से पहले आपका MLIS और नेट क्लियर होना चाहिए। मान लीजिए आपका इंटरव्यू है, ठीक है ना भाई, मान लीजिए इंटरव्यू है आपका जनवरी 2025, कब है दोस्तों? मान लीजिए आपका इंटरव्यू है जनवरी 2025, तो जनवरी 2025 से पहले आपका जो है नेट और MLIS क्लियर होना चाहिए, ताकि आप इस भर्ती में एप्लीकेबल हो सकते हैं दोस्तों। इसलिए तो अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो जनवरी 2025, ठीक है ना भाई, जनवरी 2025 में मान लीजिए जैसे कि जनवरी 2025 में आपका इंटरव्यू होता है, ठीक है ना भाई, जनवरी 2025 में आपका इंटरव्यू होता है, तो आपके पास नेट क्लियर करने का पहला मौका है आपका दिसंबर 2023 जो अभी आ रहा है। दूसरा जो मौका है नेट क्लियर करने का आपका ध्यान रखना है जून 2023। तीसरा मौका है नेट क्लियर करने का आपका दिसंबर 2024, ठीक है, ध्यान रखना। तो 3 नेट आपके पास ऑप्शन होगा, तो ध्यान रखना, नेट दिसंबर 2023 वाला भी आप कर सकते हो अभी जो आने वाला है, जून 2024 में भी नेट है, ठीक है ना, और नेट दिसंबर में है। तो कहने का मतलब ये है कि 3 आपके पास अवसर है नेट को क्वालिफाई करने का दोस्तों। और मैं फिर से कहता हूं, अगर मान लीजिए सब कुछ अच्छा रहा, हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर एक सेट एग्जाम भी वापस हो जाए, ध्यान रखना, ठीक है ना। और समय का कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि 2018 लाइब्रेरियन ग्रेड 3 की बात करें तो 18 के अंदर जो फॉर्म भरे गए थे, उसके बाद 19 में सरकार चेंज हो गई थी, 19 में वापस फॉर्म भराए गए थे। मैं बता रहा हूँ, एक उदाहरण दे रहा हूँ, 18 में फॉर्म चालू हुए थे, लेकिन 1 साल बाद 19 में वापस फॉर्म भराए थे, ध्यान रखना। तो वापस फॉर्म भराया जा सकता है, तो ध्यान रखना सेट का एग्जाम भी हो सकता है वापस, ध्यान रखना, सेट का एग्जाम भी हो सकता है वापस। इसलिए आपके पास 3 तो क्या हो जाएगी नेट, और चौथा जो सेट है, तो 4 आपके पास चांस है, और इनमें से एक आपको चांस को पूरा करना है, और ताकि आप इस भर्ती में एलिजिबल हो सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना। इसलिए आप सभी से मैं यही कहना चाहता हूं कि 5 अक्टूबर लास्ट डेट है, आप तुरंत प्रभाव से फॉर्म भर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप फॉर्म भर दीजिए, ताकि क्योंकि इंटरव्यू के टाइम आपका MLIS और नेट क्वालिफाई होना जरूरी है, ठीक है ना। इसलिए आप एपीरिंग में फॉर्म लगा सकते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो कहने का मतलब ये है कि जिस तरीके से मैं प्रीवियस एग्जाम्स की बात कर रहा हूँ, तो हो सकता है कि एक और अगले साल सेट का भी आपको मौका मिल सकता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। ये चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों। अब हम बात करते हैं कि राजस्थान कॉलेज लाइब्रेरियन का जो एग्ज़ाम कौन करवाएगा, तो राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन अजमेर
जो ये सिलेबस आया है फॉर द पोस्ट ऑफ लाइब्रेरियन, तो इसके अंदर टोटल जो पोस्ट है वो तो ध्यान रखना 247 पोस्ट है। कितनी पोस्ट है दोस्तों? 247 है। आज हम पेपर 1 के बारे में बात करते हैं और पेपर वन जो रहेगा वो आपका रहेगा दोस्तों लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का रहेगा। तो पेपर 1 के अंदर टोटल 5 यूनिट है। कितने यूनिट है दोस्तों? 5 यूनिट है। तो सबसे पहले हम पहली यूनिट के बारे में बात कर रहे हैं। जो भी विद्यार्थी राजस्थान कॉलेज लाइब्रेरियन की तैयारी कर रहे हैं उन सभी से मैं व्यक्तिगत मेरी सलाह है कि आप लोग जरूर इस सिलेबस का प्रिंट आउट निकालिए और अपने पास रखिए, क्योंकि आपको सिलेबस के हिसाब से पढ़ना है। अगर आप सिलेबस के हिसाब से पढ़ोगे तो आपका जल्द सिलेक्शन हो जाएगा दोस्तों। तो हम बात करते हैं कि यूनिट 1 है जिसका नाम है नॉलेज। नॉलेज का मतलब होता है ज्ञान। तो पहले नॉलेज का डेफिनेशन, नॉलेज ग्रोथ, टाइप्स एंड वैल्यू, इंफॉर्मेशन टाइप्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, नेचर एंड यूज, कॉन्सेप्चुअल डिफरेंस बिटवीन डाटा इंटरप्शन एंड नॉलेज, कैप्चरिंग टेक्स्ट नॉलेज, मेथड नॉलेज, कॉन्फिगरेशन, टूल्स एंड प्रोसीजर, नॉलेज मैपिंग, नॉलेज टेस्टिंग, नॉलेज ट्रांसफर, रिफ्लेक्शन, कॉम्प्रेहेंड द टास्क एसोसिएटेड विद द नॉलेज मैनेजमेंट। तो पहला जो है ये जो पहला जो नॉलेज है इसके अंदर आपको एक तो नॉलेज, ठीक है ना, उसके बाद आपको ध्यान रखना है डाटा, डाटा के बाद आपको ध्यान रखना है इंफॉर्मेशन। तो पूरा जो है यूनिट में जो पहला टॉपिक है वो आपके नॉलेज, डाटा और इंफॉर्मेशन के बारे में पढ़ना है। इंफॉर्मेशन क्या होती है, इंफॉर्मेशन क्या क्या टाइप्स होते हैं, डाटा क्या होता है, नॉलेज क्या होता है। जैसे कई बार सवाल देखते हैं ना परीक्षा के अंदर, नॉलेज इंडस्ट्री, नॉलेज सोसाइटी, इंफॉर्मेशन रिट्राइवल, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर, ये सारे जो सवाल हैं इसी जो है टॉपिक से लिए जाता है दोस्तों। फिर हम बात करते हैं नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम एंड टूल्स। तो नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम और टूल्स में एक तो नॉलेज मैनेजमेंट टूल्स है, डाटा माइनिंग है एंड मैनेजमेंट नॉलेज वर्कर हो गया। तो ये भी आपके नॉलेज मैनेजमेंट से है। तो नॉलेज मैनेजमेंट पोर्टल्स में नॉलेज मैनेजमेंट इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर्स, नॉलेज क्रिएशन एंड नॉलेज आर्टिफिशियल, नोखास मॉडल एंड कैम्प सिस्टम। तो नॉलेज से संबंधित जितने भी मॉडल हैं उन मॉडल में से सवाल यहाँ पर परीक्षा में बनता है। अब हम बात करते हैं इंफॉर्मेशन सोसाइटी। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना। इंफॉर्मेशन सोसाइटी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, सोशल एंड इकोनॉमिक एप्लीकेशन हो गया, इंफॉर्मेशन लिटरेसी उसका कॉन्सेप्ट क्या रहेगा, इंफॉर्मेशन सोसाइटी का मतलब होता है सूचना समाज। इसके अंदर हम पढ़ेंगे सूचना साक्षरता, एक तो हम पढ़ेंगे सूचना साक्षरता पढ़ेंगे, ठीक है ना, उसका कॉन्सेप्ट टाइप्स मॉडल हो गया। इंफॉर्मेशन एज ए रिसोर्स कम्युनिटी, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर साइकिल, जनरेशन, कलेक्शन, स्टोरेज एंड डिसेमिनेशन हो गया। फिर हम पढ़ेंगे वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कम्युनिकेशन। ये कम्युनिकेशन का सवाल हमेशा परीक्षा के अंदर आता है। कम्युनिकेशन कौन कौन से चैनल्स होते हैं, कम्युनिकेशन के जो मॉडल है इन मॉडल में से हमेशा सवाल परीक्षा के अंदर पूछा जाता है। बैरियर्स, फिर हम पढ़ेंगे आईपीआर। तो आईपीआर में से एक सवाल हमेशा परीक्षा के अंदर पूछा जाता है, ये अलग से टॉपिक है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है, फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट प्रोटेक्शन है। विपो में से एक सवाल हमेशा परीक्षा के अंदर आता है, ठीक है ना भाई, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। फिर एक कॉपीराइट में से एक सवाल आता है, सेंसरशिप में से एक सवाल आता है, प्रिंट एंड नॉन प्रिंट मीडिया, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन पॉलिसी, नेशनल लेवल राइट टू इंफॉर्मेशन, आरटीआई। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। आरटीआई में से एक सवाल हमेशा परीक्षा में पूछा जाता है और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसमें भी एक सवाल पूछा जाता है। तो मान लीजिए ये जितने भी छोटे छोटे टॉपिक हैं हमें एक एक टॉपिक को एनालिसिस करना पड़ेगा। मान लीजिए जैसे बात करें विपो, तो विपो के बारे में आपको टॉपिक पूरा पढ़ना पड़ेगा। मान लीजिए आपका टॉपिक है आरटीआई, आरटीआई के बारे में आपको पूरा पढ़ना होगा। मान लीजिए टॉपिक है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो ये भी टॉपिक आपको पढ़ना पड़ेगा। देखिए आप असिस्टेंट लाइब्रेरियन अर्थात कॉलेज लाइब्रेरियन बनने जा रहे हैं जिसका ग्रेड पे है 6000, ध्यान रखना।
तो 6000 जो ग्रेड पे होता है ना, वो ग्रेड पे किसका होता है? प्रशासनिक जॉब में। तो प्रशासनिक जॉब में वो ग्रेड पे होता है कलेक्टर का, इससे बड़ा ग्रेड पे नहीं होता। अगर हम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की बात करते हैं, डायरेक्ट भर्ती की बात करते हैं, तो हाईएस्ट ग्रेड पे 6000 होता है। इसके बाद डायरेक्ट भर्ती कोई नहीं होती, उसके बाद सीधा प्रमोशन होता है। तो अगर हम प्रशासनिक नौकरी की बात करते हैं तो कलेक्टर का जो ग्रेड पे होता है वो 6000 होता है, और आज आपको ग्रेड पे दिया जा रहा है कॉलेज लाइब्रेरियन में 6000 ग्रेड पे। तो समझ लीजिए, आप बता सकते हैं कि इतना कितना इंपॉर्टेंट है ये चीजें। अब हम बात करते हैं दूसरा, यूनिट 2। क्या है दोस्तों? यूनिट 2। यूनिट 2 है दोस्तों टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी। क्या है दोस्तों? टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी। ये हमेशा ध्यान रखना है, इसको हम फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी साइंस भी कह सकते हैं। इसके अंदर लाइब्रेरी साइंस के जितने भी फाउंडेशन में जो टॉपिक है, जो भी एसोसिएशन है, उनके बारे में। तो पहला सवाल तो यही बनेगा, टाइप्स ऑफ लाइब्रेरीज, नेशनल लाइब्रेरी, पब्लिक लाइब्रेरी, एकेडमिक लाइब्रेरी, स्पेशल डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, डिजिटल लाइब्रेरी कॉन्सेप्ट। तो जितने भी इंडिया के अंदर नेशनल लाइब्रेरी है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। पब्लिक लाइब्रेरी जितने भी है, एकेडमिक लाइब्रेरी है, स्पेशल लाइब्रेरी है, उनका डेवलपमेंट कब हुआ था, कैसे हुआ था, किसने किया था, ये सारी चीजें। और वर्चुअल लाइब्रेरीज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कॉन्सेप्ट और टाइप्स ऑफ यूजर, एक सवाल तो टाइप्स ऑफ यूजर्स में बनेगा। दूसरा सवाल है यूजर स्टडी, एक सवाल आपका यूजर स्टडी से बनेगा। तीसरा सवाल है यूजर एजुकेशन, एक सवाल यूजर एजुकेशन से बनेगा। चौथा सवाल है रोल ऑफ यूजीसी इन द ग्रोथ ऑफ डेवलपमेंट ऑफ लाइब्रेरीज, और यूजीसी चौथा सवाल बनेगा कि यूजीसी का लाइब्रेरी को डेवलपमेंट करने का क्या ग्रोथ है, क्या जो है विकास रहा है। फिर इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया, रोल ऑफ RRRLF, वेरी इंपॉर्टेंट, एक सवाल हमेशा RRRLF में से बनेगा। फिर आपका नेशनल नॉलेज कमीशन NKC, एक सवाल आपको राष्ट्रीय ज्ञान आयोग से बनेगा। और नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज, और एक सवाल आपका इससे बनेगा दोस्तों। तो कहने का मतलब ये जितने भी छोटे छोटे टॉपिक है, इन हर टॉपिक में से एक एक सवाल आपका बनेगा, क्योंकि आपके सवाल होंगे 150। कितने सवाल होंगे दोस्तों? 150। ध्यान रखना, 150 क्वेश्चन होंगे इस पेपर में से। तो इसलिए ये जितने भी छोटे छोटे टॉपिक है, एक एक टॉपिक को आपको बहुत ज्यादा गहराई से एनालिसिस करना पड़ेगा दोस्तों। फिर है लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, लाइब्रेरी साइंस के जो लॉज है, 5 जो नियम है, एक सवाल यहाँ से बनेगा। 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस है। लाइब्रेरी रिसोर्स शेयरिंग एंड नेटवर्किंग, एक सवाल आपको यहाँ से बनेगा। फिर है लाइब्रेरी मूवमेंट एंड लाइब्रेरी लेजिस्लेशन इन इंडिया, भारत के अंदर जो भी अधिनियम आए हैं, पुस्तकालय अधिनियम, इसमें से एक सवाल बनेगा। लाइब्रेरी एक्सटेंशन सर्विस, जो विस्तार सेवा है, इसमें से भी एक सवाल बनेगा। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस एजुकेशन इन इंडिया, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन प्रोफेशन, लाइब्रेरी एसोसिएशन इन इंडिया, UK एंड USA। मतलब भारत के अंदर जितने भी संघ बने हुए हैं, पुस्तकालय संघ बने हुए हैं, उनमें से भारत के जितने भी संघ हैं, वो सारे एसोसिएशन के बारे में डिटेल से जानकारी होनी चाहिए। यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड में जितने भी संघ बने हुए हैं, उसकी भी पूरी जानकारी होनी चाहिए। USA, अमेरिका में जितने भी संघ बने हुए हैं, उसमें से भी पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो भारत लाइब्रेरी में सबसे ज्यादा यूज रहा है, वो रहा है अमेरिका, इसलिए इसको लैंड ऑफ लाइब्रेरीज कहा जाता है, पुस्तकालय की भूमि। तो पुस्तकालय की भूमि किसे कहा जाता है? अमेरिका। तो अमेरिका में जितने भी एसोसिएशन है, ठीक है ना, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। यूनाइटेड किंगडम में जितने भी एसोसिएशन है, इंडिया के अंदर जितने भी एसोसिएशन है, तो पहला है ILA, एक सवाल फिक्स है इसमें से। दूसरा है आइसलिक, इसमें से एक सवाल फिक्स है। तीसरा है इटलिस, एक सवाल इसमें से फिक्स है। SIS, इसमें से एक सवाल फिक्स है। LA, इसमें से फिक्स है आपको। एस्लिप में से एक सवाल आपका फिक्स है। फिड में से एक सवाल आएगा। इप्ला में से एक सवाल आएगा, और यूनेस्को में से भी एक सवाल आएगा दोस्तों। ये जितने भी एसोसिएशन है, इनमें से एक सवाल आपको आपके पेपर में देखने को मिलेगा, क्योंकि पहला पेपर है, तो पहला पेपर में 5 आपके मान लीजिए 5 यूनिट है, ठीक है ना।
तो 5 यूनिट मान लीजिए, तो 1 यूनिट में से 30 सवाल बनते हैं, तो 5 यूनिट में से कितने हो गए, 150 हो गए। तो ये जो आपका सेकंड है, तो सेकंड में 30 सवाल मैंने बता दिया है कहाँ से आपको बनेंगे दोस्तों। तो 5 यूनिट और 1 यूनिट में अगर एवरेज हम 30 सवाल मानते हैं तो आपके 150 क्वेश्चन हो जाएंगे दोस्तों। बिजनेस इंफॉर्मेशन इंस्टीट्यूशन एंड नेटवर्क हो गया। अगला है जैसे इंफॉर्मेशन नेटवर्क क्या होता है दोस्तों, ओवरव्यू ऑफ बिजनेस इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स, इंस्टीट्यूशनल, नेशनल एंड इंटरनेशनल स्टडीज रिलेटेड टू द एक्टिविटीज ऑफ NIDCS, IIFT, ITOF, CII, FI, CCI और यूनिडो एंड यूनिकेट। ये जितने भी टॉपिक है इनमें से एक एक सवाल आपका बनेगा दोस्तों, ठीक है। अब हम बात करते हैं तीसरा यूनिट। तो तीसरा यूनिट क्या है दोस्तों, वो है आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नॉलेज। ये एक ऐसा टॉपिक है जो हम बेसिक रूप से क्लासिफिकेशन या फिर हम कह सकते हैं कैटलॉगिंग। तो ये टॉपिक है क्लासिफिकेशन और कैटलॉगिंग। हालांकि इसकी बेसिक जो चीज़ें हम राजस्थान थर्ड ग्रेड के अंदर भी पढ़ते हैं और KVS में भी पढ़ते हैं और NVS में भी पढ़ते हैं, EMRS में भी पढ़ते हैं, लेकिन अब आपको थोड़ा डिटेल से पढ़ना होगा। और भी इसके अंदर हमने बहुत सारे जो टॉपिक हैं वो टॉपिक ऐड किए हैं। तो सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन, जिसमें सबसे पहले पढ़ेंगे मोड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट। मतलब मोड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट का मतलब ये होता है विषय निर्माण विधिया। हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों, विषय निर्माण विधिया, ठीक है ना भाई। तो जितने भी विषय निर्माण विधियां हैं, टोटल आपके सिलेबस में 12 विषय निर्माण विधियां हैं, तो 12 के 12 आपको पढ़नी पड़ेगी। नॉर्मेटिव प्रिंसिपल ऑफ रंगारत्न, रंगारत्न के जितने भी सिद्धांत दिए हैं इन्होंने, क्लासिफिकेशन के सिद्धांत दिए, वो आपको लिखना पढ़ना पड़ेगा। अब लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, जिसमें आपको कैनन, तो रंगारत्न ने जो कैनन का मतलब होता है उपसूत्र कितने हैं भाई, 44 उपसूत्र जो दिए इन्होंने, पूरे डिटेल से उपसूत्र आपको थोड़ा डीप जाकर पढ़ना होगा। एंड प्रिंसिपल्स का मतलब सिद्धांत, वर्गीकरण के सिद्धांत है। लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन स्कीम, और जितने भी वर्ल्ड में जितनी भी लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन स्कीम चलती है, चाहे वो DDC हो, चाहे वो UDC हो, चाहे वो CC हो, अभी मोटा मोटी रूप से इन्होंने 3 वर्गीकरण पद्धतियां दी हैं। लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन इन्होंने 3 दी है मोटा मोटी रूप से, लेकिन टोटल ध्यान रखना पूरे वर्ल्ड में 10 प्रकार की लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन स्कीम चलती है। कितनी स्कीम चलती है, 10 प्रकार की, ध्यान रखना। तो 10 टाइप्स की जो लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन स्कीम है जो आपके चलती है, ध्यान रखना। DDC, UDC, CC, उसके बाद है सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन, एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन, राइडर इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन, बोर्ड सिस्टम ऑफ ऑर्डरिंग क्लासिफिकेशन। तो टोटल आपको ऐसा नहीं है कि सर सिलेबस में 3 ही क्लासिफिकेशन दी हुई है, टोटल 10 क्लासिफिकेशन स्कीम आपको पढ़नी है। रोल ऑफ CRG लंदन के जो CRG का जो क्या भूमिका रही है उसके बारे में आपको CRG का विशेष टॉपिक पढ़ना होगा। फिर अपन बात करते हैं DRTC इन डेवलपमेंट ऑफ क्लासिफिकेशन, के क्लासिफिकेशन में DRTC का क्या भूमिका रही है, DRTC की क्या भूमिका रही है दोस्तों। फिर हम बात करते हैं दोस्तों लाइब्रेरी कैटलॉग, वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो लाइब्रेरी कैटलॉग है, पुस्तकालय जो सूचीकरण है, उसमें कैटलॉग के क्या उपसूत्र होते हैं, क्या प्रिंसिपल होते हैं, लाइब्रेरी कैटलॉग कोड क्या है। तो लाइब्रेरी कैटलॉग कोड में सबसे पहले हम पढ़ेंगे CCC और उसके बाद हम पढ़ेंगे AACR2। इनको डिटेल से आपको पढ़ना होगा, ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं दोस्तों बिब्लियोग्राफी रिकॉर्ड्स। तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जिसमें ISBD, तो एक सवाल आपका ISBD में से, एक सवाल आपका मार्क में से, एक सवाल आपका CCF में से। ये जितने भी DDC है, तो DDC में से आपके मान लीजिए कम से कम 4 से 5 सवाल बनेंगे, UDC में से 2 से 3 सवाल बनेंगे, CC में से आपके 4 से 5 सवाल बनेंगे। तो कम से कम ये जो यूनिट 3 है, तो यूनिट 3 में टोटल जो क्वेश्चन बनेंगे आपके 30, क्योंकि अपने सिलेबस को आपको पता है कि पेपर 1 के अंदर 5 यूनिट है और टोटल क्वेश्चन आएंगे 150। तो एक यूनिट के अंदर 30 क्वेश्चन भी अगर मानते हैं तो 30 × 5 करीबन 150 क्वेश्चन होते हैं, तो एक यूनिट में से 150 बनेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट, इंडेक्सिंग एंड एब्स्ट्रैक्टिंग डिराइव्ड फॉर इंडेक्सिंग। तो ये जितने भी इंडेक्सिंग है उन इंडेक्सिंग में ध्यान रखना
चाहे प्री कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग, पोस्ट कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग, ठीक है ना। जैसे प्री कंडक्टिंग में जैसे चेन इंडेक्सिंग में से एक सवाल आएगा, प्रेसिस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें एक सवाल आएगा, पॉप्सी में से एक सवाल आएगा, कीवर्ड इंडेक्सिंग में से एक सवाल आएगा, क्विक में से एक सवाल आएगा, क्वैक में से एक सवाल आएगा, क्वाक में से एक सवाल आएगा। कॉन्सेप्ट ऑफ ऑटोमेटिक इंडेक्सिंग वोकैबुलरी, थिसोरस में एक सवाल आपके बनेगा और सब्जेक्ट हेडिंग में से भी आपका एक सवाल बनेगा। इसलिए एक एक टॉपिक में से आपका एक एक सवाल परीक्षा के अंदर बनेगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों, ये चीज ध्यान रखना। फिर मेटा डेटा ऑफ स्टैंडर्ड्स, जिसमें अपन बात करते हैं डबलिन कोर, यहाँ से एक सवाल बनेगा। अभी वर्तमान में मार्क 21 चल रहा है, तो मार्क 21 के बारे में आपको डिटेल होनी चाहिए। स्टैंडर्ड्स फॉर बिब्लियोग्राफी, इंफॉर्मेशन इंटरचेंज एंड कम्युनिकेशन Z39.50, इसमें से भी एक सवाल बनेगा। स्टैंडर्ड स्पोर्ट्स बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड फॉर्म्स एंड डिस्क्रिप्शन, ISBD, CCF, RDA में से एक सवाल और FRBR में से भी एक सवाल बनेगा। फिर हम बात करते हैं स्टैंडर्डाइजेशन इंस्टीट्यूशन, ISO क्या होता है, एक सवाल यहाँ से, BIS, ANIS, W3C, IPLA, LOC और ALA, इन सभी में से एक एक सवाल आपको देखने को मिलेगा, ध्यान रखना। इवैल्यूएशन ऑफ द इंफॉर्मेशन स्टोरेज एंड रिट्राइवल सिस्टम, जो भी रिट्राइवल सिस्टम है, जैसे नॉलेज बेस्ड ऑन वेब ऑफ साइंस, तो वेब ऑफ साइंस में से एक सवाल बनेगा आपके। फिर स्कोपस, SCI फाइंडर, मेजर ऑफ स्टेटिंग, इंडेक्सिंग, डाटाबेस इन साइंस टेक्नोलॉजी, ओपन एक्सेस रिसोर्स लाइक, ये सारे जितने भी टॉपिक है, इन टॉपिक में से एक एक सवाल आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। अब हम बात करते हैं दोस्तों चौथा यूनिट, जिसमें से आपके 30 क्वेश्चन बनेंगे और टॉपिक कौन सा दोस्तों, लाइब्रेरी मैनेजमेंट। हालांकि हम मैनेजमेंट में थोड़े बहुत सारी चीज़ें हम पढ़ रखी है, लेकिन वो हमने बेसिक पढ़ी है, लेकिन मैनेजमेंट के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें गहराई से पढ़ते हैं। पहले तो मैनेजमेंट के क्या क्या सिद्धांत थे, किन किन लोगों ने मैनेजमेंट के सिद्धांत दिए थे, मैनेजमेंट के फंक्शन, मैनेजमेंट के क्या कार्य, और सवाल आपके परीक्षा में बनेंगे मैनेजमेंट के स्कूल ऑफ थॉट्स। तो जितने भी अलग अलग लोगों ने जो है स्कूल ऑफ थॉट से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, ठीक है ना भाई, वो सभी से एक एक सवाल बनेगा। क्लासिकल, नियो क्लासिकल, मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरीज, प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, फ्यूल्स प्रिंसिपल, और हेनरी फ्यूल के सिद्धांत जितने भी दिए हैं, उन सिद्धांतों को, पहले क्या होता था, हम केवल सिद्धांत के नाम ही पढ़ते थे, लेकिन अब आपको पूरा सिद्धांत कंप्लीट पढ़ना पड़ेगा। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, पोस्ट कोर, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, इसको आपको बिल्कुल बहुत ज़्यादा गहराई से पढ़ने का। पोस्ट कोर, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्ट्रक्चर, डिसीजन मेकिंग, सिस्टम स्टडी, एनालिसिस, एवोल्यूशन एंड डिजाइन, कलेक्शन डेवलपमेंट। तो कलेक्शन डेवलपमेंट एक अलग टॉपिक है, जिसमें बुक्स को कैसे कलेक्ट करते हैं, सीरियल्स को, नॉन बुक मटेरियल क्या होता है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, एक्विजिशन, मेंटेनेंस, ये क्या है, ये सारे जो सेक्शन होते हैं लाइब्रेरी के, और लाइब्रेरी के हर अलग अलग सेक्शन के अंदर ये चीज़ें होती हैं। ISBN में से एक सवाल आएगा, ISSN में से एक सवाल आएगा, CIP में से एक सवाल आएगा। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैन पावर प्लानिंग क्या होता है, जॉब एनालिसिस, जॉब डिस्क्रिप्शन हो गया, सिलेक्शन रिक्वायरमेंट, मोटिवेशन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, स्टाफ मैनुअल, लीडरशिप एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, रिसोर्स जनरेशन, टाइप्स ऑफ बजट। और बजट में से आपके करीबन 2 सवाल बनेंगे, ध्यान रखना। जितने भी बजट हैं, करीबन बजट 6 से 7 प्रकार के होते हैं, सारे बजट के हैं। कॉस्ट एंड कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है, पॉट में से एक सवाल बनेगा, CPM में से एक सवाल बनेगा, SWOT में से एक सवाल बनेगा, लाइब्रेरी बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट से एक सवाल बनेगा, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन ऑफ लाइब्रेरीज फॉर्मेट सेंटर एंड सेट, टोटल क्वालिटी TQM से एक सवाल बनेगा, एनुअल रिपोर्ट एंड स्टैटिक्स एक सवाल बनेगा, लाइब्रेरी अथॉरिटी एंड कमिटी, इसमें से भी आपका एक सवाल बनेगा। ग्रीन लाइब्रेरी बिल्डिंग, यहाँ पर भी एक सवाल, इंफॉर्मेशन कॉमन्स, मेकर स्पेस, सिक्योरिटी एंड सेफ्टी, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम MIS एक सवाल, MBO चेंज मैनेजमेंट से 2 सवाल बनेंगे,
और डिजास्टर मैनेजमेंट एंड क्राइसिस मैनेजमेंट। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि मैनेजमेंट में आपके जितने भी ये छोटे छोटे टॉपिक है, हर एक टॉपिक आपका क्लियर होना चाहिए और इन्हीं टॉपिक में से एक एक सवाल आपको बनेगा, ठीक है ना, ध्यान रखना। इसलिए इस सिलेबस को विस्तार से पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। हालांकि जो यूजीसी नेट का जो सिलेबस है वही सेम सिलेबस है, यूजीसी नेट में भी 10 यूनिट है और इसमें भी 10 यूनिट है, कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है ना दोस्तों, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद है प्लानिंग मैनेजमेंट है एंड मार्केटिंग ऑफ इंफॉर्मेशन एनालिसिस एंड कंसोलिडेशन। प्लानिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एनालिसिस एंड कंसोलिडेशन यूनिट्स, मार्केटिंग ऑफ लाइब्रेरी प्रोडक्ट्स, सर्विसेज, प्लान, रिसर्च, स्ट्रेटजी, मिक्स सेगमेंटेशन, प्रिसिजिंग एंड एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट, कंस्टिट्यूएंसी, लाइब्रेरी रीस्टोरेशन एंड स्टैंडर्ड्स, हैजार्ड्स ऑफ लाइब्रेरी मटेरियल एंड कंट्रोल मेजर्स, एनवायरमेंटल फैक्टर्स सवाल बनेगा, बायोलॉजिकल फैक्टर सवाल बनेगा, केमिकल फैक्टर्स एंड डिजास्टर मैनेज, इनमें से भी आपके एक एक सवाल बनेगा दोस्तों, ठीक है। अब होता है आपका लास्ट जो होता है यूनिट, वो यूनिट 5 है, वो है आपके रिसर्च वाले। ये यूनिट थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसमें बहुत सारे विद्यार्थी सारे नए होते हैं, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी जो डिप्लोमा डिग्री जैसे डिप्लोमा है, BLS है, MLS है, बहुत सारे विद्यार्थी डिस्टेंस एजुकेशन से करते हैं, इसलिए रिसर्च के बारे में ज़्यादा उनको नॉलेज नहीं होती है। तो आपको रिसर्च के लिए ध्यान रखना, पहले रिसर्च का मतलब होता है दोस्तों अनुसंधान। तो इसमें सबसे पहले कॉन्सेप्ट, पर्पस, फंक्शन, स्कोप और एथिक्स कि रिसर्च का क्या कॉन्सेप्ट है, क्या उद्देश्य है, एक सवाल ये बनेगा। दूसरा सवाल बनेगा टाइप्स ऑफ रिसर्च। तो टाइप्स ऑफ रिसर्च बेसिक, अप्लाइड, इंटर एंड मल्टीडिसिप्लिन। रिसर्च मेथड, एक सवाल रिसर्च मेथड से बनेगा, चाहे वो हिस्टोरिकल हो, चाहे वो डिस्क्रिप्टिव हो, चाहे वो एक्सपेरिमेंटल हो, चाहे डेल्फी मेथड हो, एक सवाल हमेशा रिसर्च मेथड से पूछा जाता है दोस्तों। फिर हम बात करते हैं रिसर्च डिजाइन की। तो सिलेक्शन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, रिव्यू ऑफ लिटरेचर, फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, हाइपोथेसिस, फॉर्मुलेशन, टाइप्स एंड टेस्टिंग, सैम्पलिंग एंड टेक्निक्स, वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो जितने भी रिसर्च के अंदर जो हाइपोथेसिस है, एक सवाल यहाँ से बनेगा, वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। मेथड्स ऑफ डाटा कलेक्शन, तो मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन में सबसे पहले क्वेश्चन बनेगा क्वेश्चनरी, एक सवाल बनेगा इंटरव्यू में से, एक सवाल ऑब्जर्वेशन में, एक लाइब्रेरी रिकॉर्ड, स्केल्स एंड चेकलिस्ट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। उसके बाद डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। तो डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन में प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, एक सवाल यहाँ से बनेगा, स्टैटिस्टिकल मेथड्स यहाँ पर सवाल बनेगा, ठीक है दोस्तों, ये चीज़ ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं स्टैटिस्टिकल पैकेज, इसमें से कम 2 से 3 सवाल बनेगा। ये टॉपिक मैंने यूजीसी नेट के अंदर अभी हाल ही में पढ़ाया था कि एक तो सवाल बनेगा स्प्रेडशीट में से, SPSS में से एक सवाल, बाइबैक्चुअल और R स्टैटिक्स में से एक सवाल हमेशा बनेगा दोस्तों। फिर हम बात करते हैं रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग एंड साइटेशन टूल्स, जितने भी साइटेशन टूल्स हैं, कंटेंट्स हैं, गाइडलाइंस हैं, स्टाइल मैनुअल्स हैं, ऑनलाइन साइटेशन टूल्स हैं, रेफरेंस स्टाइल मैनेजमेंट टूल्स, एंटी प्लेगरिज्म, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, 1-2 सवाल आपके प्लेगरिज्म में से बनेंगे। इवैल्यूएशन ऑफ रिसर्च रिपोर्ट क्या होती है, ये बनेगा। और अब मैं जो बात कर रहा हूं दोस्तों, ये टॉपिक ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में मैंने यूजीसी नेट के अंदर पढ़ाया था, मैट्रिक स्टडीज इन लिस्ट, ध्यान रखना, ठीक है। तो पहला बिब्लियोमेट्रिक एक सवाल बन गया, साइंटोमेट्रिक एक सवाल, वेबोमेट्रिक एक सवाल, अल्टरमेट्रिक सवाल, ये 4 सवाल तो आपके इनमें से ही बन गए। अच्छी तरीके से पढ़ लेना आप, 4 सवाल ही आ गए। और हाल ही में मैंने ऐप के अंदर ये टॉपिक भी पढ़ा दिया, इम्पैक्ट फैक्टर। तो इम्पैक्ट फैक्टर में ध्यान रखना, जनरल, इंस्टीट्यूशनल, H इंडेक्स एक सवाल, G इंडेक्स एक सवाल, I10 इंडेक्स एक सवाल आपको मिलेगा। तो ट्रेंड्स इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस रिसर्च हो गया। तो टोटल आपके ध्यान रखना है 5 यूनिट है पहले पेपर में, और टोटल क्वेश्चन होंगे आपके 150। तो मान लीजिए एक यूनिट में से आपके 30 क्वेश्चन बनते हैं, तो 30 × 5 यूनिट
कितने हो गए आपके 150 क्वेश्चन हो गए। तो आपके टोटल कितनी है कोर्स में 5 यूनिट है और प्रत्येक यूनिट में से 30 क्वेश्चन लेते हैं अपन, तो आपके कितने हो गए भाई 150 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो इसी तरीके से आपको बहुत ज़्यादा गहराई से आपको पढ़ना है दोस्तों। तो पेपर 1 में आपके जो है कितने मार्क्स का होगा 75 मार्क्स का होगा। टोटल क्वेश्चन आपके 150 होंगे। कितने घंटे का होगा दोस्तों 150 क्वेश्चन आपके 3 घंटे का होगा। और जो पेपर होगा वो आपका क्या होगा ऑफलाइन होगा और ओमार सीट पर होगा। ध्यान रखना कहाँ पर होगा ओमार सीट पर होगा। ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क, प्रत्येक जो है क्वेश्चन का 1 मार्क होगा, मतलब एक जो क्वेश्चन होगा वो आधे नंबर का हो गया। कितने नंबर का हो गया आधे नंबर का। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग, और नेगेटिव मार्किंग रहेगी आपके 1/3। 1/3 का मतलब होता है 0.33 आपकी मेरिट रहेगी। मीडियम ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम बाइलिंगुअल, पेपर जो होगा पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा दोस्तों। पेपर जो है आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा दोस्तों, ठीक है। और जो विद्यार्थी नए हैं हमारे इस YouTube चैनल पर, सबसे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो विद्यार्थी नए हैं उन सभी से कहना चाहता हूं कि आप हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए ऑनलाइन स्कूल इंडिया, और ये लोगो है और इसके अंदर जाकर आप हमारा एक बार फ्री कंटेंट देखिए। क्या देखिए दोस्तों फ्री कंटेंट जरूर देखिए दोस्तों। और जो विद्यार्थी जो विद्यार्थी UGC नेट और सेट राजस्थान कॉलेज लाइब्रेरियन या MPPSC की तैयारी करना चाहते हैं तो हमने एक ही बैच बनाया है UGC नेट सेट का। क्योंकि चाहे आप MPPSC की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप राजस्थान कॉलेज लाइब्रेरियन की तैयारी कर रहे हो, सिलेबस जो रहेगा आपका नेट वाला ही रहेगा। ध्यान रखना। तो आप अगर आपको यकीन नहीं है तो नेट का सिलेबस ले लीजिए हाथ में, इधर आप MPPSC का या फिर राजस्थान कॉलेज का जो ले लीजिए, क्योंकि नेट के अंदर भी 10 यूनिट है और राजस्थान कॉलेज के अंदर भी 10 यूनिट है, MPPSC में भी क्या है दोस्तों 10 यूनिट है। इसलिए आपका जो सिलेबस है वो नेट वाला ही रहेगा। ध्यान रखना नेट सेट MPPSC और राजस्थान कॉलेज लाइब्रेरियन, और आने वाले समय में उड़ीसा कॉलेज लाइब्रेरियन में और छत्तीसगढ़ लाइब्रेरियन में भी वैकेंसी आने वाली है दोस्तों। तो हमने अभी UGC नेट सेट का जो कोर्स शुरू किया है, तो आपको कोर्स लेने से पहले मैं 2-3 बातें बता रहा हूँ। सबसे पहले नेट का सिलेबस निकालकर आप हमारे ऐप के अंदर जाइए और देखिए कि हम आपको सिलेबस के हिसाब से पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं। पहली बात तो ध्यान रखना, क्योंकि ऑनलाइन स्कूल इंडिया ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको बाइलिंगुअल कंटेंट मिलेगा। हर एक टॉपिक के नीचे PDF होगी, हर एक टॉपिक का वीडियो के नीचे PDF और PDF के नीचे टेस्ट होगा, ताकि जब तक एक एक टॉपिक आपको क्लियर नहीं होगा तब तक आपको लाइब्रेरी साइंस में सफलता नहीं मिल सकती है। ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। जैसे कल एक टॉपिक मैंने ऐप के अंदर डाला है ईयर बुक क्या होता है, वार्षिकी, अलमाक पंचांग क्या होता है, हैंडबुक क्या होता है, डिक्शनरी, इंसाइक्लोपीडिया। एक एक टॉपिक को बहुत ज़्यादा डिटेल से पढ़ोगे तो ही आपकी जीत होगी, बाकी ऐसा कोई जीत होने वाली नहीं है दोस्तों। तो हमने आप सभी से यही है कि UGC नेट का सिलेबस का प्रिंट आउट निकालिए और आप हमारे ऐप के अंदर जाके देखिए कि हम यूनिट वाइज आपको एक तो टॉपिक वाइज भी टेस्ट दे रहे हैं और यूनिट वाइज 5000 प्लस टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी दोस्तों। और जो भी राजस्थान लाइब्रेरियन, कॉलेज लाइब्रेरियन या UGC नेट की तैयारी करें, इस कोर्स को लेने से पहले 3 बातें आप जरूर जान लीजिए। पहला बता रहा हूं, ये कोर्स जो है पूरी तरह से रिकॉर्डेड होगा। ध्यान रखना, ये कोर्स पूरी तरह से क्या होगा दोस्तों रिकॉर्डेड होगा। क्या होगा दोस्तों रिकॉर्डेड होगा। ध्यान रखना, रिकॉर्डेड क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस है, लाइव पढ़ाना पॉसिबल नहीं है। अगर कोई कहता है कि मैं लाइव पढ़ाता हूं, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो आप लोगों को या तो फिर आपको जो है किसी तरीके से फूल बनाने की कोशिश कर रहा है, या फिर मैं कह सकता हूं या वो आपसे झूठ बोल रहा है, क्योंकि सिलेबस के हिसाब से लाइव पढ़ाना पॉसिबल नहीं होता है। दूसरा ये ध्यान रखना कि इसके अंदर जो कंटेंट है, कंटेंट में जो PDF है, वो PDF ना तो डाउनलोड होगी, नो डाउनलोड, ना तो वो डाउनलोड होगी, ना ही उसका प्रिंट आउट निकलेगा। ध्यान रखना, इसका मतलब आपको सारा जो कंटेंट है टॉपिक वाइज हैंड रिटन नोट्स बनाने होंगे। क्या बनाने होंगे दोस्तों, हैंड रिटन नोट्स
बनाने होंगे आपको। तो आपको क्या करना दोस्तों, हैंड रिटन नोट्स आपको बनाने होंगे, ध्यान रखना, ठीक है। तीसरी चीज ध्यान रखना, पूरा जो कंटेंट है वो आपको क्या मिलेगा, बायलिंगुअल मिलेगा। बायलिंगुअल का मतलब होता है हिंदी और इंग्लिश। तो मैं आपको लास्ट में जाते हुए यही कहना चाहता दोस्तों, नेट का सिलेबस का प्रिंट आउट निकालिए, हमारे ऐप के अंदर जाकर जरूर देखिए एक बार, और अन्य टीचर का भी जो ऐप है उसके अंदर भी जाकर देखिए, आपको पता चल जाएगा और आपके दिमाग में ये क्लियर हो जाएगा कि कौन सिलेबस के हिसाब से पढ़ा रहा है, कौन सिलेबस के हिसाब से नहीं पढ़ा रहा है। मैं कभी भी किसी विद्यार्थी को कोर्स लेने के लिए मजबूर नहीं करता हूं। मैं आपको धोखा नहीं दे सकता हूं कि मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, नहीं, आपको हैंड रिटन नोट्स ही बनाने होंगे। जब तक हैंड रिटन नोट्स नहीं बनाओगे तब तक आप सफल नहीं हो सकते हो। तो इसलिए जो पीडीएफ है वो ना तो डाउनलोड होगी ना प्रिंट आउट निकलेगा, आपको हैंड रिटन नोट्स बनाने होंगे दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो जल्दी मिलते हैं अगला जो सेकंड पेपर है उसका सिलेबस को एनालिसिस जो है लेकर। थैंक यू वेरी मच।